हेलो दोस्तों, यहाँ पे 63rd बीपीएससी का एक क्वेश्चन है और आरटीआई द्वारा इसके जो आंसर्स मंगाए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आंसर है इनको 22 नंबर मिले हैं, आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन मैंने अंडरलाइन कर लिया है कि क्या क्या बातें हैं जो आपको बतानी है, ठीक है, और इन्होंने क्या गलती की है और क्या कैसे इस आंसर को एक मॉडल आंसर बनाया जा सकता है, हम इस पे बात करेंगे। This person has got very good marks, 22 out of 38, but still there is some kind of the scope where we can improve upon. So let's discuss this question. I am Deepak here on the IAS PCS Factory platform, and if you are appearing for BPSC mains, please do watch. If you are also appearing for UPPSC or UPSC, this lesson is going to be helpful for you. चलिए हम start करते हैं। I'll be discussing in both in Hindi and English, right? चलिए, पूछता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। व्हाट पर्पस डज द इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड सर्व इन दिस रिगार्ड। ठीक है, हिंदी में है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है। देखिए, पहला है यहाँ क्रिटिकली एग्जामिन, शब्दों पे ध्यान देना है। जो इन्होंने मिस किया है मैं उसको भी बताऊंगा। क्रिटिकली एग्जामिन और किसके रोल को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल को, किस चीज के लिए, तो फ्री और फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में। और दूसरा पार्ट है ये कि इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड का क्या पर्पस है। ठीक है, आइए हम इनके आंसर को पढ़ते हैं और आप ध्यान से बिल्कुल देखेंगे। मैं क्या इनके बातों में पॉजिटिव है ये भी बताऊंगा और कहाँ इनको इम्प्रूव किया जा सकता है आपके लिए वो भी बताऊंगा। देखिए, इन्होंने लिखा है कि आप यहाँ से देखिए, चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक देश हेतु रंगों में बहने वाला लहू होता है। देखिए, रंगों में बहने वाला लहू होता है, ये इमोशनल करने वाला इशू है। आप चाहें तो लिखें या इसे छोड़ भी सकते हैं। इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान सभा ने भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु एक निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था। इन्होंने जो कीवर्ड्स लिखे हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे कि संविधान सभा, मतलब कि एग्जामिनर के माइंड में जाएगा कि ही इज नॉलेजेबल कि ये कहाँ से उठाया गया है। दूसरा, भाग 15 यानी कि आप संविधान को कोट कर रहे हैं, आर्टिकल 324 से 329 जिसमें कि इलेक्शन को कराने को लेकर के बातें कही गई हैं और निर्वाचन आयोग कराता है, इस बात की मेंशन है। ठीक है, ये फिर अगेन जरूरी नहीं है कि भारतीय निर्वाचन आयोग 16 बार केंद्र में शांतिपूर्वक तरीके से सफल निर्वाचन कराने एवं विभिन्न राज्यों के सैकड़ों चुनाव को। देखिए, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, ये पहला लाइन और इस लाइन को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, मतलब बहुत ये वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है। अब तो 17 बार हो गए हैं, उस समय 16 था। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में निर्वाचन आयोग हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं जिससे उसकी गंभीरता का मूल्यांकन किया जा सकता है। देखिए, ये लाइन अगेन जरूरी नहीं है कि जिससे उसकी गंभीरता का मूल्यांकन किया जा सकता है। आप डायरेक्ट एक लाइन ये लिख दें, काम चल जाएगा। अब देखिए, इन्होंने क्या किया है ना कि इन्होंने क्रिटिकली एग्जामिन करना है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे शब्दों को, ये क्रिटिकली एग्जामिन इन्होंने नहीं किया, इन्होंने केवल इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस किया है। आप नीचे आंसर पढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे देगा। जैसे ये लिखते हैं, चुनाव आयोग विश्वसनीयता को बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव पूर्व उम्मीदवारों से शपथ पत्र में उन पर लगे आरोपों और उनकी संपत्ति का ब्यौरा आदि भी जानकारी लेता है। यानी कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, एंटीसीडेंट्स हैं, ये काम 2003 से शुरू हुआ है। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है, क्रिटिसिज्म यहाँ नहीं आया। दूसरा है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन का प्रयोग करना, ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है। किसी जाति विशेष के पक्ष में न करना, ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है। फिर है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम करता है। ये देखिए, ये बहुत ही जनरल पॉइंट्स हैं। मेरा इनका मार्क्स ठीक है बट स्टिल आप इंप्रूव कर सकते हैं। मुझे लगता है इस पॉइंट का बहुत जरूरी नहीं है कि सुरक्षा का कड़े इंतजाम, जाति विशेष। आप लिख सकते हैं सीधे कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके तहत जो है किसी भी तरह की एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज को आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे रिलीजन, जैसे सेक्शन 123 का 3
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये दिया गया है, ये जरूर लिखेंगे आप, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मतदान पूर्व अपराधी प्रवृत्ति या मतदान केंद्र पर गड़बड़ी फैलाने वालों को आशंका के आधार पर नोटिस, ये धारा 107 लगती है लोगों पे, तो ठीक है, ये भी पॉजिटिव ही है। फिर है कि धन आदि के लोभ से प्रभावित न हो, इसके लिए आचार संहिता लगाती है, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसमें इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि इसका बेनिफिट क्या है। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि चुनाव आयोग के रोल को एग्जामिन कीजिए कि उसने अब तक क्या क्या किए हैं। इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि वो क्या क्या किया है, ये बताना है इसमें कि वो कैसे प्रभावी है, क्या वो प्रभावी है भी या प्रभावी नहीं भी है, ठीक है। तो कहीं कहीं मिल रहे हैं बट कहीं कहीं नहीं मिल रहे। जैसे ये है कि 48 घंटे पूर्व जो है प्रचार पे रोक लगा दिया जाता है, तो इससे क्या सही में कोई रिजल्ट आया है, ये बताना है आपको, ठीक है। फिर है कि निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया है कि मतों का ध्रुवीकरण, फिर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत ही आ जाएगा, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर है कि अनेकों बार चुनाव आयोग ने अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार को रोकने हेतु, हाँ ये ठीक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ, ये उसके रोल को, इफेक्टिवनेस को बताता है कि ईसीआई ने क्या किया है। जैसे संसद को अनुमोदन किया है, जैसे जो 2016 में इसने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी थी जिसका नाम है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है। ये इन्होंने 2016 में पेश किया था और इसको किसको दिया था, ये लॉ मिनिस्ट्री को, ये ध्यान रखेंगे। अगर ये पूरी लेक्चर सुन लेते हैं ना चुनाव आयोग पे, आपका कोई भी क्वेश्चन लगभग नहीं छूटेगा उसके रिफॉर्म्स पे, ठीक है। फिर है खर्च की सीमा ऑलरेडी तय की गई है, ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है। इस खर्च की सीमा को क्या फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्वेश्चन ये है। तय किया गया है, ये तो है ही। फिर है सभी नागरिक चुनाव में अपना मतदान कर सकें, इसके लिए मतदान से पूर्व मतदाता सूची को तैयार करवाता है, बीएलओ उसका क्रमांक संख्या को देखकर उसके घर तक पहुंचा देता है, ठीक है। लेकिन वो कितना लोगों को घर तक पहुंचाता है, मतदान सूची में कितनी गड़बड़ियां होती हैं, ये बताना है, ठीक है। फिर है कि चुनाव कराना संभव न हो तो राष्ट्रपति वो अपना अनुमोदन कर देता है। अब देख रहे होंगे सारे पॉइंट्स पॉजिटिव ही आए हैं, मतलब क्रिटिकली एग्जामिन वाला कोई पॉइंट अभी तक हमें नहीं मिला है। अब ये सीधे पहचान पत्र वाला जो दूसरा पार्ट क्वेश्चन का था कि उससे क्या बेनिफिट हुआ है, तो जैसे फर्जी वोट को रोका जा सकता है फोटो युक्त पहचान पत्र के द्वारा, नए मतदाता हेतु अगर चुनाव पहचान पत्र जारी न किया गया हो तो उसको कैसे वोट दे सकता है, इसके बारे में बताया गया है। फिर है कि अपना मत का प्रयोग बिना किसी डर भय के कर सकता है, मैंने हाईलाइट कर दिया है पहले से ही ताकि आपका कम समय लगे। फिर है पहचान पत्र न रहने के विकल्प में भी, मतलब किसी अन्य आईडी कार्ड को लेकर के भी वो दे सकता है, यानी इसमें भी सारी की सारी पॉजिटिव बातें बताई गई हैं। तो यहाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ क्रिटिकली एग्जामिन करने को नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो इन्होंने बहुत सुंदर उद्देश्य बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे इनका कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि इन्होंने कंक्लूड किया है। मेरी समझ से थोड़ा कंक्लूजन और बड़ा होगा क्योंकि 38 नंबर का क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इधर कम कर सकते थे, इतनी बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी। बट स्टिल देखिए, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, आई एम टेलिंग यू द मॉडल आंसर कि आपको, क्योंकि मैं भी कुछ भी लिख दूंगा उसमें इंप्रूवमेंट का तो स्कोप रहेगा ही ना। तो देखिए इन्होंने लिखा है कि समग्रतः कहा जा सकता है कि मतदान स्वतंत्र हो, इसको लेकर चुनाव आयोग पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। मेरा सजेशन है कतई इस लाइन को ना लिखें, ये लाइन बिल्कुल ना लिखें क्योंकि एक्सट्रीम सा स्टेटमेंट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, चुनाव आयोग पे संदेह ही ना करो। देखिए जो डिसेंट होता है ना, डिसेंट, ये डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग है। और क्रिटिसिज्म, अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो वो अच्छा है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कभी भी कोई व्यक्ति खत्म कर सकता है, कोई अथॉरिटेरियन आ जाए, तो संदेह तो हमेशा किया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने लिखा है संदेह नहीं किया जा सकता। दूसरा लिखा है इन्होंने कि जरूरत इस बात की है कि उसके अनुमोदन को सरकार स्वीकार कर लागू करे, इस हेतु उसे कुछ शक्ति प्रदान किया जाए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता से भारतीय नागरिकों का लोकतंत्र में विश्वास काफ़ी बढ़ा है। देखिए बहुत जनरल सा कंक्लूजन है, मैं अपना कंक्लूजन बताता हूं कि आपको क्या कंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी वाले सेक्शन में तो आई कैन टेल यू वेरी गुड मॉडल आंसर। तो यहाँ पे अब देखिए,
यहाँ पे फ्री स्पेस है। अब मैं इस क्वेश्चन में ना बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या मेंशन करना छूट गया है। देखिए, जब वो पूछा था कि गंभीरता से जांच करना था, क्रिटिकली एग्जामिन वर्ड आपने देखा होगा, तो ये क्रिटिकली पार्ट मिस हुआ है। देखिए क्या क्या इन्होंने नहीं लिखा, जैसे कि जो इलेक्टोरल रोल्स होता है ना, जो जो पूरी जिसमें मतदाता सूची जिसे आप कहते हैं, मतदाता सूची, इसके अपडेशन में बहुत दिक्कत है चुनाव में। ये चुनाव आयोग का एक क्रिटिसिज्म है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं भारत के और दो चुनाव आयुक्त होते हैं, तो एक चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर का नाम ही मतदाता सूची से गायब हो गया था। ये शायद 1999 का बात है, आप इसको कंफर्म कर लेंगे, बट ऐसा हुआ है, ये न्यूज़पेपर में काफी रिपोर्ट हुआ था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। संजय कुमार एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि अगर हम इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट कर दें तो आधी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो ऐसे, उनका कमेंट है, बट दिस कमेंट हैज सम वेट। दूसरा जो पॉइंट लिखा जा सकता था कि चुनाव आयोग सब कुछ कर ही रहा है, तो फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्यों बढ़ती जा रही है। एडीआर की रिपोर्ट कह रही है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ता ही जा रहा है। 43% एमपीज, एडीआर का कहना है कि उन्होंने शो किया कि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है 17th लोकसभा में, और बिहार के तो 80% एमपीज हैं। इमेजिन क्या हो रहा है बिहार में। तीसरा पॉइंट जो लिख सकते थे कि इन्होंने केवल मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की मतलब तारीफ की है, लेकिन ये बताइए ना कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इनफोर्सिएबल, यानी ये कहां ढंग से लागू किया जाता है। ये तो एडवाइजरी नेचर का है ना, यानी केवल माने तो माने, ना माने तो ना माने, इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। तो इसीलिए तो फिर किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, इस तरह के स्टेटमेंट्स पे एक्शन लिए जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर इस तरह का फैलाता है तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है अगर इस तरह की चीज़ों पे एक्शन न लिया जाए तो। देखिए, ईवीएम का कई बार एलिगेशन आता है हैकिंग का, ठीक है, और इससे ट्रस्ट का इशू इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन तो उठ ही जाता है ना। ठीक है, उनके अपने पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, बट ट्रस्ट का इशू तो होता ही है ना। तो ये भी इलेक्शन कमीशन के लिए एक चैलेंज है। पांचवा इशू खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। कुछ इशूज हैं, जैसे इसके पास अपना सचिवालय नहीं है। अब सचिवालय ही नहीं है तो जानते हैं स्टाफ को कैसे इसको मैनेज करना पड़ता है, मतलब मंगाना पड़ता है एक तरह से। इसकी जो सैलरीज होती हैं, पेंशन होती है, वो नॉट चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, जैसे सीएजी की सैलरी चार्ज्ड होता है, इसका मतलब यह है कि इनकी सैलरी को चेंज किया जा सकता है, इनकी सैलरी पे डिस्कशन हो सकता है और वोटिंग हो सकती है। ये तो सही नहीं है ना, ये तो फिर इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। इसकी सैलरी शुड बी चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, चेंज नहीं। फिर तो उनके काम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप अगर पावर में है तो। फिर एक और चीज है कि रिटायरमेंट के बाद इनको बैन किया जाना चाहिए कि यार इनको कहीं एम्प्लॉय आप नहीं करेंगे, लेकिन ये भी बैन नहीं है, ये भी एक चैलेंज है। खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी देंगे। छठा नंबर है कि जो ये ओपिनियन पोल जारी होते हैं या फिर पेड न्यूज है, पेड न्यूज को ऐसे छापा जाएगा जैसे माना जाएगा कि ये न्यूज ही है। तो इस तरह की चीजों पे कहां रोक लगा पाया है इलेक्शन कमीशन। थोड़े बहुत किसी किसी मैटर पे एक्शन हो जाते हैं, ठीक है। एक और चीज है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर ही नहीं है कि वो डी रजिस्टर करे, हम उसको लेकिन लिखेंगे किसमें, वे फॉरवर्ड में, तो यहां नहीं लिखेंगे। तो ये आप बातें जरूर लिख दें, इसमें से 4-5 पॉइंट भी लिख देंगे तो आपका वो काम हो जाएगा कि हाँ क्रिटिकली एग्जामिन वाला पोर्शन यानी क्वेश्चन का पूरा एड्रेस कर देंगे। और दूसरा ना, ये जो कंक्लूजन है इसको थोड़ा और बढ़िया बनाइए। जैसे इन्होंने कहा कि संदेह नहीं किया जा सकता है, इसको तो पहले हटाइए मेरी समझ से। आप अपना कमेंट में राय दीजिएगा कि क्या आपको लगता है। दूसरा है कि सरकार को इनकी जो सिफारिशें हैं ये लागू करनी चाहिए, तो आप बताइए ना कि वो कौन सी सिफारिशें हैं, 2-4 का नाम गिना दीजिए। ऐसे तो फिर किसी भी आंसर में लिखा जा सकता है कि सिफारिशों को मान लिया जाए, लोगों के विश्वास बढ़ा है। विश्वास बढ़ा है तो थोड़ा सा ऐसे लिखिए कि लोगों का जुडिशियरी से भी ज्यादा
विश्वास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे है, और ये बात सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप न्यायालय के बारे में एक लोग से पूछेंगे तो लोग कहेंगे यार इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, भरे रहते हैं न्यायालय में, मतलब आपका विश्वास उतना नहीं रहेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बारे में आप कहेंगे हाँ ठीक है। तो देखिए क्या क्या तो 2016 में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप साइमल्टेनियस इलेक्शन, अभी आपने सुना होगा, काफ़ी टर्म इंपॉर्टेंट है ये, कि एक साथ मतलब चुनाव कराए जाएं। इस पे अभी बात चल रही है कि केंद्र और राज्य सबके एक बार चुनाव हो ताकि खर्च कम आए इस तरह से, और बार बार इलेक्शनियरिंग मोड में हम ना रहें। लेकिन उसने कहा था कि ऐसा आप मत कीजिए, बल्कि क्या कीजिए कि 1 ईयर 1 इलेक्शन का प्रोविजन कर दीजिए, कि एक साल में केवल ये नहीं कि फरवरी में दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है और नवंबर में किसी और में, नवंबर में बिहार में इलेक्शन हो रहा है 2020 में ही, तो ऐसा मत कीजिए। एक साल में एक ही बार में इलेक्शन होगा, ठीक है। दूसरा कुछ और आप रिकमेंडेशन दीजिए कि देखिए भाई टोटलाइजर मशीन लगाइए। क्या होता है ना, बूथ वाइज काउंटिंग ऐसे होता है तो पता लग जाता है कि कौन से बूथ, 4 नंबर बूथ पे इस वक्त इतने लोग हैं और हमें वोट ही नहीं मिले हैं, तो 14 बूथ का एक ही बार वोट काउंट कीजिए। इससे पता नहीं लगेगा और किसी को धमकाया डराया नहीं जाएगा। थोड़ा यही बता दीजिए, ECI में जो ऊपर हमने चैलेंजेस गिनाए थे कि इसकी सेक्रेटेरिएट को बना दिया जाए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे इसकी सैलरी को चार्ज किया जाए, जब ये रिटायर हो तो इनको स्टेट में एम्प्लॉय ना किया जाए, ठीक है। ECI का जो सिलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो CEC हम कहते हैं, तो इनको पैनल ऑफ 3 मेंबर्स चुने। कौन कौन? PM, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और CJI, ये सजेस्ट आप करें। फिर आप कहें कि जो इलेक्टोरल फंडिंग है इसमें जरूर बदलाव होना चाहिए। जैसे अभी क्या हो रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी हुए हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अब 2000 के नीचे का तो बताया गया है कि आप ठीक है ले सकते हैं कैश में, लेकिन यार 2000 के नीचे छोटे छोटे अमाउंट में तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं। तो आप इसे कंप्लीट डिजिटल के लिए सजेस्ट कीजिए कि कंप्लीट डिजिटल मोड में जो भी फंडिंग होगी वो डिजिटल मोड में होगी, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन को एक पावर दिया जाए कि वो डी रजिस्टर करे पॉलिटिकल पार्टीज को। इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कर सकती है, लेकिन डी रजिस्ट्रेशन का पावर नहीं है। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बदलाव करना होगा और डी रजिस्ट्रेशन का पावर 29C में इसे दे दीजिए, ठीक है, सेक्शन 29C में। तो बाकी इतनी ही है। और ये आप बता दीजिए कि कैसे जुडिशरी पे जो उन्होंने कहा कि इस पे ट्रस्ट बढ़ा है, इसको अपने ट्रस्ट को कायम रखने के लिए बार बार हैकाथॉन कराना चाहिए कि हाँ भाई हमारी जो EVM की मशीन है इसको आप हैक नहीं किया जा सकता है। इस तरह का मतलब लोगों में अवेयरनेस कैंपेन चलाइए कि कम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। अब क्रिटिकली एग्जामिन करना था, अब क्या ये क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं क्या कि हमारे यहाँ 67% लोग ही वोट किए? क्या ये क्रिटिसिज्म नहीं है कि किसी, मान लो कोई आदमी माइग्रेंट हो गया है तो उसको आप क्यों नहीं वोट देने का अधिकार दे रहे? आप कुछ मैकेनिज्म लाइए ना, आप मैकेनिज्म लाइए कि वो कैसे इलेक्ट्रल वहीं से किसी ईमेल के थ्रू या वहां पे उसको कोई कार्ड बना देंगे या कोई हर जगह बूथ बना सकते हैं कि वो आदमी वोट दे सकता है। कुछ तो मैकेनिज्म कीजिए ना। इस तरह तो फिर वोटिंग ही नहीं, मान लो 67% ही लोग वोट देंगे, दिल्ली चुनाव में 62% लोगों ने वोट दिया, ये सेंटर का है, तो ऐसे तो मतलब 2/3 लोग ही वोट दे रहे हैं, लेस देन 2/3 पीपल आर वोटिंग। तो डेमोक्रेसी का तो पर्पस ही सर्व हुआ नहीं हुआ ना। तो यही है, इतनी ही डिस्कशन है। एंड इफ यू वांट दिस डिस्कशन टू बी कंटिन्यूड यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बताइए कि और किस चीज़ पे हमें वर्क करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।